गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो चैप्टर है वो पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने जो अपना शासन है, जो सरकार का बंटवारा किया हुआ है, वो किस तरह से किया। इसमें बंटवारे से अब आपका जैसे ही बंटवारा वर्ड मैंने लिया है तो आपके माइंड में बात आ गई होगी कि बंटवारा करने से तो हमारा क्या होगा कि सत्ता के जो सरकार के टुकड़े हो जाएंगे, उससे वो कमज़ोर हो जाएगी। ये सारी बातें हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, कैसे कैसे हमें उसका बंटवारा करना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब पहला आता है हमारा सत्ता की साझेदारी। क्या है सत्ता की साझेदारी? साझेदारी होती क्या है? अब मान लो कि मैं आपकी क्लास में क्या करती हूँ, डिफरेंट आप बच्चे हो, कि मैं आप लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे देती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आप सभी का शेयरिंग हो गया क्लास को मॉनिटर करने में। या सपोज करो जैसे मुझे ही सारी नोटबुक्स चेक करनी पड़े, मुझे टेस्ट बनाने पड़े, या मुझे आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स की रिपोर्ट मुझे खुद कलेक्ट करके आपसे 1 बाय 1 अगर मैं लेती हूँ तो मुझ पर बहुत सारा बर्डन आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ड्यूटीज़ दे देती हूँ। सपोज करो कि आपको मैंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया, बोल दिया कि आपको ड्यूटी दे दी है कि आप मुझे नोटबुक कलेक्ट करके देंगे मुझे, ठीक है, आप मुझे टेस्ट की रिपोर्ट बना कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो पावर थी वो मैंने शेयर कर दी आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो वो हो गया साझेदारी कि आप लोगों के भी अब क्लास मॉनिटरिंग में आप लोगों की भी हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, तो यही होता। तो इससे क्या हुआ है, पावर का एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। ठीक है, कि एक वो जो पावर थी वो एक के हाथ में ना रह के कईयों के हाथ में चली जाती है वो। ठीक है, दूसरा आप लोगों का भी अब क्लास मॉनिटरिंग में हिस्सा हो गया है कि आप लोगों को भी ये नहीं लग रहा कि भाई कोई एक है या मैम ही एकदम से डिक्टेटरशिप वाला चल रही है, हमारी तो मैम सुनती ही नहीं है या हमें बोलने का मौका नहीं देती। तो इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो वो होता है पावर शेयरिंग कि हमने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया है। ठीक है, अब जैसे फैमिली का कोई हेड होता है, अगर सारे काम वो फैमिली का एक ही मेंबर करेगा तो उस पर बर्डन भी ज़्यादा बन जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हर किसी को दे देते हैं फैमिली में तो उनकी भी शेयरिंग हो जाती है और काम भी अच्छे से होता है। तो यही है। तो इसमें जो है इस चैप्टर के अंदर दो कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की दो स्टोरीज़ हैं जिनसे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस तरह से पावर शेयरिंग करनी चाहिए और किस तरह की पावर शेयरिंग हमारे लिए यूज़फुल होती है। ओके, नाउ वी गो टू द बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा से भी छोटा है और इसकी सीमाएं जो लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हरियाणा से करीब आधी है। मीन्स ये बहुत ही छोटा सा देश है बेल्जियम। ठीक है, अब इसके हम जातीय बुनावट मीन्स कि उसमें किस जाति के लोग रहते हैं। एथेनिक कंपोजिशन होता है ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, क्या है कि इसमें एक ही जाति के लोग होते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी को समझते हैं एक ही जाति के लोग कैसे। जैसे तो बेल्जियम है, बेल्जियम में इसने बताया यहाँ पे 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। जो बेल्जियम में फ्लेमिश इलाका है, जगह है, वहाँ पे रहता है और डच भाषा बोलता है। क्या बोलता है वो? डच भाषा बोलता है। और 40% जो लोग हैं वो वलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग हैं जर्मन बोलने वाले जो ब्रुसेल। ठीक है, राजधानी जो इसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, डच भाषा और फ्रेंच भाषाएं हैं जो वहाँ पे बोलते हैं। वैसे अपने इंडिया में भी 540 डायलेक्ट्स हैं, बोलियां हैं, भाषाएं हैं। मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है, तो यहाँ पे भी इन्होंने दो भाषाएं मेन बोली जाती हैं बेल्जियम में, डच और फ्रेंच भाषा। अब इसने कहा है कि
अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक होते हैं माइनॉरिटीज़, जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, चाहे वो भाषा के तौर पर हो या धर्म के आधार पर हो। हम जैसे कम, किसी धर्म के कम लोग हैं तो उन्हें धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिए, कम भाषा बोलने वाले हैं तो उनको भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिया। तो अल्पसंख्यक होते हैं कि अल्प मीन्स थोड़ा और संख्या में संख्या, जिनकी संख्या कम हो। तो इसने कहा है कि फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब इसमें बताया कि जो बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो 40% है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो 40% लोग हैं, तो कह रहे लेकिन वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, उनका आर्थिक विकास ज़्यादा है। शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की को इस स्थिति से नाराज़गी थी। अब क्या कहा कि वो जो थे डच भाषा थे बोलने वाले थे 59% थे, और वो बाद में बोलते थे। जो डच भाषी लोग थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी या ताकतवर जिसको कह सकते हैं, पावरफुल एंड द रिच थे, तो वो कम थे, वो बाद में उनका विकास हुआ है, तो इससे वो नाराज़ थे। तो कह रहे हैं कि 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो डच थे वो 60% के अराउंड थे और फिर भी गरीब थे, और जबकि ये फ्रेंच 40% लोग थे तब भी अमीर थे, तो आपस में टकराव बन गया और इसी वहाँ पर समस्याएं खड़ी होगी। तो डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, लेकिन धन के मामले में वो अल्पमत थे, कम थे, कमज़ोर थे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये थी उनकी स्थिति, किसकी? बेल्जियम की। तो आगे दूसरी जो चैप्टर आता है उसमें बताया जाएगा कि श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक द्वीपीय समूह, आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो हमारे इंडिया के तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर के दूर। आप सबको पता है कि वो कहाँ है, अमेरिका। अब अमेरिका की भी आबादी हमारे हरियाणा के बराबर सी ही है, ठीक है। इसमें भी जो इसका भी जो एथनिक कंपोजिशन है, जो जातीय बनावट है, वो क्या है, 74% जो इसमें जनसंख्या है वो सिंगली है, ठीक है। कौन सी है? सिंगली। जैसे हमारे इंडियंस हैं 80%, तो वहाँ पे सिंगली है, और 18% जो है तमिल है। अब तमिल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर श्रीलंका में तमिल लोगों को भी 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? एक तो श्रीलंकाई मूल तमिल, जो श्रीलंका के तमिल ही हैं, और दूसरे हैं इंडिया के तमिल, ठीक है। दूसरे कौन है? ये इंडिया के तमिल है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। उसके श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी भागों में ही है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी भाग ही लगता है ना हमारे इंडिया के साइड श्रीलंका का। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध है। इनका धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है ये। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है, तमिल में हिंदू और कुछ मुसलमान है, क्योंकि वहाँ इंडिया से भी गए हुए हैं, ठीक है। इसमें से 7% लोग ईसाई बोलते हैं, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जो ईसाई हैं वो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है? तो अब देखो, हमने दोनों ही कंट्रीज़ का एथनिक कंपोजिशन स्टडी किया है, ठीक है, कि दोनों का ही एथनिक कंपोजिशन अलग अलग है। अब इसमें सत्ता का बंटवारा कैसे हो, ठीक है, जो हमारी पावर है, गवर्नमेंट के जो पावर है वो कैसे हो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि पहले पढ़ते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ने उसमें बंटवारा कैसे किया, ठीक है, कि श्रीलंका ने बंटवारा कैसे किया। मान लो हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हैं, अगर हम सारे अधिकार हिंदुओं को ही दे दें तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मुस्लिम भड़क जाएंगे और या हम अगर मुस्लिमों को ज़्यादा अधिकार देते तो हिंदू भड़क जाएंगे। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना होता है, ओके, कि भाई कैसे हमने पावर को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है।
जब हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो हमारे जो आगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी को पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो अभी हम श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका ने अपना सत्ता का बंटवारा कैसे किया। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। इसमें भी मैंने भी बताया था कि 74% यहाँ पे सिंगली हैं, तो बहुसंख्यक वहाँ पे क्या है, सिंगली लोग हैं। अब डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे सरकार भी सिंगलियों की ही बनी, ठीक है। हालांकि वो उन्होंने लोकतंत्र है, वहाँ पर निर्वाचित किए गए हैं, वो इलेक्शन के थ्रू आए हैं। अब 1956 में वहाँ पे एक कानून बनाया गया जिसमें तमिल भाषी जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज़ थे, पीपल थे, उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको साइड में कर दिया, उन्हें अधिकार नहीं दिए गए पूरे, और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियों में सब सिंगली लोगों को ही प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। और सरकार बौद्ध मत का संरक्षण को और बढ़ावा दे, और कहा कि बौद्ध धर्म को ही हम बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को, मतलब जो तमिल लोगों का जो भी था या ईसाइयों का जो धर्म था उसको बढ़ावा नहीं देंगे। समझ आया। 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, सभी सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को ही प्राथमिकता दी गई, और बौद्ध धर्म का वो संरक्षण कर रहे थे। एक एक करके आए सरकारी फैसलों ने जो श्रीलंकाई तमिल थे, जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल थे, उन और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब सीधी सी बात है, अब मान लो हमारे यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, हम सारे अधिकार हिंदू लोगों को दे देंगे तो मुस्लिम लोगों में तो ऑब्वियसली हीन भावना पैदा होगी, वो दंगे फसाद भी करेंगे। क्यों? तो उन्होंने अब वहाँ पर भी फिर यही हुआ, राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया कि भाई जो तमिल भाषा के लोग हैं उनको राजनीति में नहीं जाएगा, और नौकरियों में जो और फ़ायदे हैं, जो बड़ी पोस्टें हैं, वो उन्हें नहीं दी जाएंगी। तो अब ये स्थिति आ जाए तो कैसा होगा, सीधी सी बात है, लोगों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होगी। और वहाँ पर फिर यही हुआ कि श्रीलंका में राजनीतिक पार्टियां और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग के लिए अब क्या कर दिया, उन्होंने संघर्ष कर दिया, क्योंकि लोगों में मनमुटाव आ गया था। अब उन्होंने सड़क पे आना शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी सरकार से मांगे करनी शुरू कर दी कि हमें भी इनके बराबर हर चीज़ में, नौकरियों में या राजनीतिक पार्टियां बनाने में, राजभाषा के लिए भी वो उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाए, ठीक है। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। 1980 में बहुत सारे संगठन बन गए कि तमिलों की एक अलग सरकार बनी जाए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। अब जो क्या था, 1980 के दशक तक आते आते जो तमिल थे और सिंगली लोग थे, तो दो समुदायों में बट गए और इन्होंने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए, अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, भाई घर छोड़कर चले गए जब दंगा फसाद हो गया तो। और 2009 में इस गृह युद्ध की समाप्ति हुई जब उसमें वो किया गया कि संशोधन किए गए वहाँ पर, ठीक है। तो ये थी श्रीलंका ने अपना बंटवारा किया तो कैसे किया था कि स्टार्टिंग में तो उन लोगों को पूरा अधिकार नहीं दिया था, ठीक है। बाद में जब दंगे फसाद हुए हैं तो 2009 में जाकर वहाँ पर हुआ है, ये सुलह उनका हुआ था। अब आता है बेल्जियम की समझदारी। अब यहाँ पे बेल्जियम को समझदार क्यों कहा है कि जब बेल्जियम के अंदर भी दो भाषी लोग थे, डच और फ्रेंच, डच मेजॉरिटी थे और फ्रेंच माइनॉरिटी से, तो बेल्जियम ने जो अपनी सत्ता की साझेदारी की या सत्ता का जो बंटवारा किया या अधिकार दिए लोगों को, वो कैसे दिए, बराबर के अधिकार दिए थे, ठीक है। उसमें इसने 3-4 बातें बताई। संविधान में इस बात का स्पष्ट
प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या रहेगी। नंबर 1 उसमें शामिल की उन्होंने कि डच और फ्रेंच भाषियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई संसदों का बहुमत उसके पक्ष में होगा, कि दोनों ही समुदाय के लोग अपना पक्ष में, उसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे, तभी उस पर कोई फैसला निर्णय लिया जाएगा, एक तरफ से नहीं होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश को 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई। 2 क्षेत्रीय सरकार बना दी अलग अलग, डचों के लिए अलग क्षेत्रीय सरकार और फ्रेंच के लिए अलग क्षेत्रीय सरकार। और जो केंद्रीय सरकार बनी थी वो राज्य सरकार को अपने अधीन नहीं कर सकती थी। अब जैसे अपने इंडिया में भी है ना, हमारी एक केंद्रीय सरकार है, एक राज्य सरकार बनी हुई है और एक स्थानीय सरकार है, 3 सरकारें बनी हुई हैं। तो केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों पर हस्तक्षेप नहीं करती ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ में वो हस्तक्षेप नहीं करती है। राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं अपना हर कार्य करने के लिए। तो ऐसे ही बेल्जियम में भी था। फिर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में जो 1% जर्मन बोलने वाले थे वो थे। इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, क्योंकि वहाँ पे लोगों की बराबरी की हिस्सेदारी थी। अब इन्होंने एक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा तीसरी सरकार भी बनाई थी, जिसको कहा था सामुदायिक सरकार। किसी समुदाय विशेष के लोग, जिसमें कोई एक ही धर्म या भाषा के बोलने वाले लोग रहते हों, तो वहाँ पर उनकी अपनी अलग सरकार होगी। शिक्षा संस्कृति के फैसलों पर लेने का अधिकार होगा। तो ये था बेल्जियम का सत्ता का बंटवारा। और ऊपर पढ़ा था हमने श्रीलंका का बंटवारा। तो अब दोनों में ही क्या फ़र्क नज़र आया कि बेल्जियम ने तो समझदारी दिखाई कि सत्ता में सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी, और जबकि श्रीलंका में सिर्फ सिंगलियों को यह अधिकार दिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश में लड़ाई, दंगे, फसाद, हिंसा का रूप उसने धारण कर लिया था। तो ये था सत्ता की साझेदारी। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, कल वाले चैप्टर में कल पढ़ेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है।